नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हमारा विषय है भारत में आत्महत्याएं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डेटा और व्यापक सरकारी पहल। शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक बार मानसिक रूप से खुद को वर्ष 1989 के अंडमान द्वीप समूह की उस भारी नमी से भरी हवा में ले जाइए। वहां दिगलीपुर का एक नौजवान था, आयुष्मान। वो लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहा था। उस दौर में कीमोथेरेपी बहुत महंगी और दुर्लभ थी, लेकिन परिवार ने पूरा साथ दिया। इलाज शुरू हुआ, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन 1 साल बाद एक सुबह आयुष्मान अपने कमरे में छत के पंखे से लटका मिला। अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई बताती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मुद्दा इस वक्त चर्चा में क्यों है। ध्यान दीजिए, 10 अक्टूबर 2024 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर टेलीमानस ऐप लॉन्च किया गया। इसके बाद 2 अप्रैल 2025 को संसद में नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी यानी एनएसपीएस की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। और सबसे अहम, 1 अक्टूबर 2025 को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपनी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की। अब आगे बढ़ते हैं और एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए इस संकट के भौगोलिक विस्तार को समझते हैं। एनसीआरबी के 2022 के डेटा पर नजर डालें तो पूरे भारत में आत्महत्याओं की कुल संख्या 1,70,924 थी। एक पल के लिए रुककर इस भारी भरकम और हृदय विदारक आंकड़े की गंभीरता को महसूस कीजिए। ये सिर्फ कागज पर लिखी एक संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सामाजिक आपातकाल है। 2022 में सबसे ज्यादा यानी 22,746 मामले अकेले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा, जहां 19,834 मामले सामने आए, और फिर मध्य प्रदेश में 15,386 मामले। जब बात आर्थिक तंगी या दिवालियेपन के कारण होने वाली आत्महत्याओं की आती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ध्यान दीजिएगा, केवल ये 5 राज्य ही देश के 89% से अधिक ऐसे मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, ये जो भारी मानसिक दबाव आज हम देखते हैं, वो रातों रात पैदा नहीं हुआ है। ऐतिहासिक रूप से अगर पीछे जाएं, तो शिक्षा पहले गुरुकुलों और समुदायों के बीच बंटी थी। वहां अगर कोई विफल भी होता तो उसे सामाजिक समर्थन मिल जाता था। लेकिन फिर आया औपनिवेशिक काल, जिसने हम पर एक बेहद कठोर परीक्षा प्रणाली थोप दी। आज़ादी के बाद हालात और बदले और सरकारी नौकरियों के लिए डिग्रियों की एक अंधी होड़ मच गई। और आज के नवउदारवादी युग में निजीकरण और कठिन प्रवेश परीक्षाओं ने शिक्षा को एक बेरहम दौड़ में बदल दिया है। शुरुआत में हमने अंडमान का उदाहरण देखा था, याद है? अब ये तथ्य सुनिए। अंडमान में प्रति व्यक्ति अस्पतालों की संख्या पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। अस्पताल बहुत है, फिर भी वहां बीमारी के कारण आत्महत्या की दर सबसे अधिक है, विशेषकर राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की। नवंबर 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, जिसे हम शॉर्ट में एनएसपीएस कहते हैं, उसकी शुरुआत की। इस रणनीति का मुख्य और बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है वर्ष 2030 तक देश में आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाना। अब सवाल है कि ये रणनीति कागजों से निकलकर जमीन पर कैसे काम कर रही है। इसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यानी एनएमएचपी के जरिए लागू किया जा रहा है। इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले केंद्र सरकार से फंडिंग शुरू होती है। ये फंडिंग फिर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम तक पहुंचती है, जहां ये अनिवार्य कर दिया गया है कि हर जिला अस्पताल में 10 बेड की इन पेशेंट सुविधा होनी ही चाहिए। और इस चेन की सबसे अहम कड़ी है ग्राउंड लेवल, जहां गांव और ब्लॉक स्तर पर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि मदद बिल्कुल आम इंसान की पहुंच में हो। संस्थागत ढांचे के अलावा डिजिटल क्षेत्र में भी एक बड़ी पहल हुई है, जिसे टेलीमानस कहा जाता है। जरा इस सिस्टम को समझिए। जब कोई व्यक्ति अंदर से बहुत टूट चुका होता है, बहुत तनाव में होता है, तो वो सिर्फ एक टोल फ्री नंबर 14416 पर कॉल कर सकता है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, वो टियर 1 के प्रशिक्षित काउंसलर से बात करता है, जो तुरंत उसे मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार देते हैं। और अगर काउंसलर को लगता है कि मामला गंभीर है, तो कॉलर को बिना कोई समय गंवाए ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के जरिए टियर 2 के विशेषज्ञ मनोचिकित्सकों से सीधे जोड़ दिया जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस पहल की पहुंच अब काफी व्यापक हो चुकी है।
अब तक पूरे भारत में 53 टेलीमानस सेल स्थापित किए जा चुके हैं। ये नेटवर्क अब हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय है, ताकि देश के किसी भी कोने में अगर कोई इंसान परेशान है तो उसे तुरंत एक सहारा मिल सके। छात्रों पर बढ़ते इस भारी दबाव को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने मनोदर्पण नाम की एक बेहतरीन पहल शुरू की है। इसके लिए एक अलग से टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 8448440632 जारी किया गया है। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षकों को ही एक बेहतर काउंसलर बनाने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि हमारा अपना एनसीईआरटी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक खास कोर्स भी चला रहा है। साथ ही पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से एक विशेष हैंडबुक भी तैयार की गई है, ताकि स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को शुरुआती दौर में ही पहचाना जा सके। सरकारी ढांचे, रणनीतियां और हेल्पलाइन ये सब अपनी जगह पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में दिगलीपुर के आयुष्मान की कहानी में देखा था, असल हत्यारा बीमारी या फेल होना नहीं, बल्कि वो गहरा, खामोश अकेलापन है। तो बड़ा सवाल ये है कि टेलीमानस और मनोदर्पण जैसी ये जो जीवन रेखाएं हैं, इनकी पहुंच समाज के उस आखिरी इंसान तक कैसे सुनिश्चित की जाए जो शायद किसी बंद कमरे में बिल्कुल खामोशी से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। सरकारी प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन एक समाज के रूप में क्या हम अपने आसपास मौजूद उस खामोशी को सुनने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।